क्या? अरे मुझे तो लगता है घर में कोई नहीं है। हाँ, बोलता तो आवाज तो आता ना। कुछ सही बोल रहे पंडित जी, किसी सामान की आवाज नहीं आ रही है। अरे पांड्या, अब हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक करें घर वाले, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो तो सही, इतनी जोरों से बदबू आ रही, माथा में दर्द होने लगा है। सही कह रहे हो मिसेस शर्मा, इससे पहले कि कोई बीमारी फैले और ये बदबू से जीना मुश्किल हो जाए, हमें ये दरवाजा तोड़ देना चाहिए। सही चलिएगा। हाँ ठीक है भाई। छोटा सा का फिर गया लगता है कि सुअर मर गया है। बहुत बकवास है। जल्दी करिए ना, इनका सामान लगता है बच गई मुझसे मैं। बहुत बकवास। अरे यहाँ खड़े हो गए। कैसा आदमी है? क्या करते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। अरे यहाँ आइए, अभी हुआ खड़े हो गए। यहाँ आइए। शर्मा जी जरा देखिए ना, ध्यान से देखिए। हाँ तो गया। पूरी बाबा, एक ही घंटो ये तो मोड़ गया है। किसी को आता है तो देखा नहीं। हाँ, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, ऐसे कैसे मर गया? किसी को इनके बारे में कोनो जानकारी नहीं है। अरे जीते जीते ये व्यक्ति मृत आत्मा के समान था, पर कोई तो होगा इसका, कोई सगा संबंधी ही होगा। हाँ भाई, अपना मकान खरीदा था, कुछ याद हो, घर परिवार काम धंधा कुछ तो होगा ना। हाँ, कोई इंसान पूरी तरह से अनाथ कैसे हो सकता है ना? देखो तो इसी शहर में लाश के कुछ दूर दराज के रिश्तेदार भी थे। उनका इससे कभी कोई संपर्क नहीं। अब जब संपर्क ही नहीं था तो आत्मीयता का प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये पड़ोसी तो शव जलाने का अधिकार रखते नहीं थे और रखना भी नहीं चाहते थे। आप तो जानते हैं कि आजकल मुर्दे को शमशान तक पहुंचाना, जलाना भी बहुत मेहनत और बहुत ही खर्चे का काम होता है। फिर इसने अपने जीवन काल में कभी किसी से भी कोई संबंध नहीं रखे थे कि कौन है, क्या करता है, किसी को नहीं मालूम था। बस ये समझ लीजिए कि टेलीविजन और संचार क्रांति के इस युग में भी ये व्यक्ति की संवेदनहीनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। अजी साहब, ये इससे अच्छे तो मतलब पुराने समय के अपने मोहल्ले हुआ करते थे। कम से कम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल तो होते थे। मगर आजकल ये बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हुए व्यक्ति अपने आप में इतना सिमट गया है कि उसे मुर्दे की बदबू से परेशान होकर पड़ोसी की खबर लेने की सोचती। छोटा सा शहर। खैर साहब, ये खबर जो है फैलती चली गई, लोगों को पता चलना ही था तो रिश्तेदार बता के कुछ लोग आने शुरू हो गए। चाचा 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 ये मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा, पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं। दूर के रिश्ते के हैं, कामकाज की व्यस्तता के चलते आना जाना ना हो सका, लेकिन अब रहे नहीं तो आना ही पड़ा। आखिर भतीजा हूं इनका। चाचा, मामा, 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 अरे मेरे मामा, अरे मेरे मामा, अरे लल्लन को छोड़कर कहाँ चले गए मेरे मामा? अब लल्लन कैसा मिलेगा? कौन हो भाई? अरे मेरे मामा है। मतलब पहले तो कभी देखा नहीं आपको हमने यहाँ। अरे मामा जी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे,
फिर रोजी रोटी घर परिवार के चक्की में पीसता हुआ आदमी बस 99 के चक्कर में ही पड़ा रहता है। अब नहीं रहे तो आना ही पड़ा मामा। बाबा मुझे छोड़ के कहाँ चले गए बाबा? अपने दया को छोड़ के कुटे गेले रे। नहीं बोल रहा है। आए राम फिर से बना दोगे रे देवा। कौन हो भाई? दया इनके कौन हो? ये अपन के बाप समान था। कैसे? ये अपने बाबा के साथ आयकर विभाग में काम करते थे। बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी थे। जब नौकरी में थे तो अपने घर आते जाते थे और विभाग वालों ने बहुत समझाया कि इतनी ईमानदारी मत रख, लेकिन यह है कि माने नहीं। और फिर अपन के बाबा ने एक दिन इनसे कहा, क्या कहा? देख रमाशंकर पांडे, अभी तेरी ईमानदारी बोले तो बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है रे। ऐसा करेंगा? हाँ, तू ना एक काम कर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले करके, वरना किसी न किसी आरोप में फंसाकर तेरे को सस्पेंड कर देंगे। समझ रहा है ना? चल जरा विचार करना। बेबी पहली बार बाबा पहली बार बाबा की बात को समझते हुए इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के वास्ते नौकरी से रिटायरमेंट ली और फिर अपनी जमा पूंजी से ये जूनियर एलआईजी मकान खरीदा। अभी ईमानदारी में इतना ही चाह सकता था उस टाइम। बाबा चाचा तो इस तरह पता चला कि बढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सरकारी कर्मचारी था और ये सब उसी का खरीदा हुआ था और इसका नाम था रमाशंकर पांडे। इससे पहले कि कोई फैसला हो पाता, एक और सज्जन आया। भाई कितने लोग आए मरने के बाद? सगे नहीं तो क्या हुआ, भाई समान बचपन का दोस्त हूँ। हम साथ पढ़े लिखे, साथ बड़े हुए, मगर इसने अपनी नैतिकता, सच्चाई और अच्छे चाल चलन के वजह से हमेशा अकेलापन पाया। बहुत ही शरीफ था, न शराब का शौक, न कबाब का और न शबाब का। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक के जवानी के दोस्त इसके शराफत के कारण इससे दूर होते चले गए।
और जो इसके करीब थे वे इसके करे स्वभाव दो टुक बात करने की आदत के कारण इससे दूर होते चले गए। अरे इसका गुण आज के जमाने का अवगुण बन गया। तभी से मेरा दोस्त खुद से यहाँ तक के समाज से अपने परिवार से दूर होता चला गया। सबने इसे दरकिनार कर दिया था। परिवार भी था? हाँ, और परिवार कहाँ है? परिवार बेटी अब नहीं ना, पर पहले तो था। पिता के मृत्यु के पश्चात इसे अनुकंपा नौकरी लगी थी। एक बार की बात है, इसके माँ का एक्सीडेंट हुआ तो इलाज के दौरान सरकारी डॉक्टर ने रिश्वत मांगी। इसने देने से मना कर दिया। दोस्तों ने समझा, अरे भाई रमाशंकर दे दे, माँ के जीवन का सवाल है। पर भ्रष्टाचार तो आज के जीवन में सामान्य आचरण है। दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं आता। पर इस सच्चाई और ईमानदारी की मूर्त को जरा भी दया नहीं और अड़ा रहा अपनी बात पर कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था बेटी, वही हुआ जो होना था। अरे वही डॉक्टर ने ढंग से इलाज नहीं किया और माँ चल कैसा जल्लाद और पापी आदमी था। मगर इनका कोई भाई या बहन नहीं है? हाँ एक बहन थी, पर बहन शादी के मौके पे लड़के वालों ने स्कूटर मांगी। अरे ये बड़े आराम से दे सकता था, पर इसने वहां भी देने से मना कर दिया। दहेज विरोधी था ना, कहने लगा ना दूंगा ना किसी को देने दूंगा। अरे अपने भाई को भी मना कर दिया। इसके भाई ने चुपके से देने की कोशिश की तो पुलिस में कंप्लेन कर दी। लिहाजा भाई को 2 दिन हवालात में गुजारनी पड़ी। बस इसी सब चक्करों में बारात वापस चली गई और दुखी बहन ने कुएं में कूद के जान दे दी। तब से इसके भाई ने इससे नाता तोड़ लिया। बाबा वो तो जो अल्लाह आदमी था ये। माँ का कातिल है, बहन का हथियारा है। लेकिन अभी इसका भाई है कहाँ? हाँ। इसलिए अंतिम संस्कार के लिए उसे बुलाना चाहिए ना। हाँ उसका भाई है ना। अब क्या बोले साहब, इसका भाई अपन लोगों के माफिक आजाद रहता तभी तू बुलाता ना साहब। हाँ? बोले तो इसने अपने भाई को जेल भेजे और इसी के वास्ते गए। इसने अपने भाई के घर पुलिस को बोल के छापा पड़वा दिया। पुलिस ने केस बना और अंदर कर डाला। भाई लाख गिड़गिड़ाया, पैसे का भी ऑफर देना, मगर ये जीव नहीं पिघला साहब। कहता है मैं कोई बर्फ हूं जो पिघल जाऊं। इतना गिरा हुआ मानो साहब अपनी 2 कौड़ी की ईमानदारी और उसूलों के वास्ते पूरे परिवार को ले डूबा। आप तो ये समझ लो कि इंसान की शक्ल में शैतान था ये शैतान। अभी तुम ही लोग देख लो ना, नहीं देख लो ना, इन्हीं सब हरकतों की वजह से आज इसकी बॉडी इधर पड़ेली है और कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा इनका कोई बीवी बच्चे नहीं है? अरे जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से आएंगे? शादी क्यों नहीं की इसने? अब क्या बताएं भाई साहब, पिताजी बताते थे रिश्ते इनके लिए कई आए, मगर बात कहीं बनी नहीं। अब आप तो जानते ही हैं कि हर लड़की का पिता अपनी बच्ची को दहेज में कुछ ना कुछ देना चाहता है। अब जनाब इनकार करते रहे, कहते रहे ना दहेज लूंगा और ना ही किसी लड़की को लेने दूंगा। अजय कहते थे शादी में फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए। अब शादी होगी तो आर्य समाज रीति से सादगी से, कोर्ट या फिर मंदिर में। अब आप सब तो जानते ही हैं कि बिना बैंड बाजा बारात के गरीब से गरीब पिता भी अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता। आखिर लड़की के पिता को समाज में मुंह दिखानी होती है, सो बात बनी नहीं। अब फिर एक बार एक दलित समाज की कैंसर पीड़ित लड़की को उसके नाजुक और भावुक क्षणों में वचन दे बैठे कि वो उसकी पत्नी। हाय दैया, तुम्हारा दिल फेंक टाइप का आदमी लगता है, एकदम आशिक मिजाज। अरे पंडिताई बिल्कुल हमारी तरह। हाँ वो तो थे, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि वो लड़की का क्या हुआ। हाँ। बेचारी हैरान परेशान अनजान लड़की इतनी ज्यादा खुशी बर्दाश्त ना कर सकी और खुशी तुम्हारे अस्पताल में ही दम तोड़ दिया भाई साहब। अब तब से हमारे चाचा रमाशंकर पांडे बस उसी वचन को याद करके निखल्ले जैसे जीते। अरे वो तो दुख की बात है। अब कहाँ तक बताएं मैडम, एक अवगुण हो तो कहें। पांडे अंकल जीवन भर ईमानदारी और नैतिकता की अर्थी ढोते रहे बस। दरअसल ये इंसान समाज विरोधी, जाति विरोधी, दहेज विरोधी, परिवार विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी और न जाने क्या क्या विरोधी थे। अब
मरे हुए व्यक्ति की बुराई करना शोभा नहीं देता। अरे लेकिन करना पड़ता है। अब सच कहें तो इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं था। अब दोस्तों से बात बात पे लड़ जाते थे, उनको गालियां देते थे। दोस्तों ने लाख समझाया, रमाशंकर जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, तुम भी वैसे ही चलो। लेकिन ये इन्हें तो मानना ही नहीं था। दोस्तों के लाख समझाने के बावजूद भी ये नहीं माने भाई साहब। कैसा आदमी था। अरे यही नहीं, इनके ईमानदारी के किस्से और सुनो आप। अरे हाँ सुनिए सुनिए। एक बार एक व्यापारी मित्र की मिलावटखोरी को देखकर इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस तक आ गई भाई साहब जी। उस दोस्त का अच्छा खासा धंधा चौपट, अब बेइज्जती हुई सो अलग से। आखिरकार उस दोस्त ने भी गुस्से में आकर इनके द्वारा पहले से सताए हुए 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करके इनकी जमकर धुलाई कर दी और इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल के ब्लॉक कर दिया। हाँ, अब सच कहे भाई साहब तो ये इंसान मित्रद्रोही आदमी थे। सही बात है। हाँ, पर रिश्तेदारों ने इनका इलाज नहीं करवाया। आपकी बातों से लगता है कि पागल था। वो सब छोड़ो ना पांडे, यहाँ देखो लाश की बदबू बढ़ती जा रही है और लोगों ने नाक पर रुमाल भी रख रखा है। इच्छा छूटे तब जाके चैन मिले। काम करिए आप लोग, इसे शमशान ले जाने की तैयारी कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। शमशान घाट यहाँ से बहुत दूर है और गर्मी भी काफी तेज है। बेहतर यही होगा कि हम सब मिलकर शव वाहन बुला लेते हैं। इसके लिए पैसे लगते हैं, पैसे। और मुर्दा फुकट में नहीं जलता। शमशान घाट के रेट पता है तुम्हें? लकड़ी के में मालूम? हाँ? मालूम? अरे देखो 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 देखो, अरे वो सब मैं कर लूंगा। आखिर इस बेचारे का मेरे सिवा था ही कौन। फिर इसका ये घर भी तो है और इसकी जमा पूंजी भी है, उसमें से काट लूंगा। अच्छा, हमें बेवकूफ समझाए क्या? मेरे चाचा हैं, सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है। अच्छा, अब हम कहे झक मारने आए हैं। अरे मेरे मामा है मामा, इसलिए जो कुछ भी है सब मेरा है, मेरा। ए भाई, तुम लोग भी ना माँ कसम खतरनाक हुआ। अरे अपन के बाप समान था, तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या? हाँ? बाप की संपत्ति पर बेटे का सबसे पहला होता है। एक मिनट, मेरे चाचा लगते हैं सबसे ज्यादा हक अरे मेरा मेरे बनता है। मामा है, मेरे भाई मामा चिल्लाने से मेरा चाचा है, मेरे मेरा बनता है। क्या मेरा करना यार? भाई तो यार मेरा शक्ल तुम हाँ। अरे हम काले हैं तो सगे नहीं तो क्या हुआ? भाई भाई होता है, इसलिए इसके बाद इसका जो कुछ भी है वो सब मेरा है। ए चाचा, मित्र का कोई अधिकार नहीं होता और वैसे भी चाचा पिता समान होता है, इसलिए भतीजा यानी सबसे ज्यादा और सबसे पहला हक मेरा बनता है। अच्छा, अरे जरा साबित तो करो कि तुम इसके भतीजे। अबे तुमसे मतलब, पहले तुम साबित करो कि तुम इनके भांजे हो। और जब बहन की शादी ही नहीं हुई तो ये भांजा कहाँ से पैदा हो गया? कहाँ से? वहीं से जहाँ से भतीजा आ गया। अरे भाई, जब भाई का आता पता ही नहीं और भाई की जब शादी ही नहीं हुई तो भतीजा कहाँ से जन्म ले लिया? हमने कहा बुरा मत समझो। और इनसे मिलिए, ये पुत्र समान है। नौटंकी साला। एक बात बताना भाई, ये तेरी अम्मा के साथ इसका कुछ चक्कर चक्कर शर्मा जी चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये तक भूखा खाना बस ठीक है और पड़ोसन का ताड़ने में लगे रहते। अरे पड़ोस में कोई बूढ़ा आदमी रहता है, एक का समय हो रहा था। हाँ? एक तो सेवा कर लेता तो सब कुछ हमारा होता ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने मौजा मर्जी पे दूसरा के लिए चलो घरे तुम्हें चल के मार लेना बंगाल। पांडे जी, पिताई के साथ साथ ना दुनियादारी की तरफ भी ध्यान देना होता है। संसार जैसा चलता है ना वैसा चलना होता है, वरना यही हाल होता है। देखा, दुनिया छूट जाता है, कुछ पता नहीं लगता है। इसका मौत से जरा सबक लीजिए। हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? ईमानदारी रखिए, लेकिन आटे में नमक बराबर, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझे? जाके देखो। देखो 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 देखो, इस तरह आपस में लड़ना ठीक नहीं है बेटा। हिस्सेदारी का बाद में देख समझ लेंगे, है ना? वो हल्ला करने से दावेदार बढ़ सकते हैं। लेकिन बात तो शुरू आपने ही की थी। इसके बारे में हम फैसला बाद में कर लेंगे। सबसे पहले अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो भाई। हाँ, तो तुम्हारे शववाहन से लेकर कफन, रस्सी, बांस, फूलमाला, मटकी, अग्नि संस्कार के लिए लकड़ी, अस्थि विसर्जन, और हाँ
13वीं का बोझ कुल मिलाकर 1500-1600। हाँ बेटे, तुम तो गो खा के ही माने हैं। अरे वो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। लाओ भाई, निकालो अपना अपना हिस्सा। और ये रहे मेरे 5,000 रुपए। ये चाचा, क्या बोल रहे थे ना कि हम तो बेरोजगार खड़े, तो हमारे पास कहाँ है? बहुत अच्छे, बेरोजगार खड़े, इससे के लिए तो मरे जा रहे थे, हैं? अभी हिस्सा देते अब टाइम मिल गई। बात करते हैं। एक बात गांठ बांध लो बेटा, इंसान के जीते जी छोड़ो, उसके मरने के बाद भी बहुत खर्चा होता है, समझे? नहीं आओगे तो क्या रहा है अरे ये सब छोड़ा, बीच कोई रास्ता निकाल। हाँ आपको तो रास्ता निकालिए ना। अच्छा, मैं निकालूं? हाँ, हाँ। आ गए रास्ते में? हाँ। बात करते। तो ठीक है, ये घर बेचने के बाद जो कुछ भी मिलेगा उसमें से मैं ब्याज सहित 40,000 रुपए पहले ही काटूंगा। 40,000? पर तुम ही बोल लेना कि 20,000 का खर्चा होगा करके। अरे ये मुर्दे पे एडवांस में खर्चा कर रहा हूँ, फिर ब्याज भी तो लूंगा ना बेटी। चाचा, आप ही तो आप बोल रहे थे कि आप इसके बचपन के लंगोटिया यार दोस्त हैं? आहू तो अरे जब जिंदा था तब, और इस कम्बख्त ने कभी दोस्ती निभाई। एक बार मैं बीए की परीक्षा में नकल कर रहा था, इसने मुझे पकड़वा दी। अब बोलो, अरे मैं तो कुछ हूँ, इसकी मौत पर अपनी कमाई करके बदला ले पा रहा हूं। वो छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? नहीं 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 नहीं। नहीं। अरे मेरी शर्त मंजूर है? नहीं। टेढ़ा समझा क्या? ठीक है, सब काम तुम अपने से कर लो। हाँ ठीक है। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। जा रहा हूँ। उधर रास्ता है, देखो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर बैठा हूँ। जाओ। चलो एक दावेदार तो करूंगा। ये भाऊ पैसे ना तेरे पास? ये क्या बोलेला बाप, अपने को लगा तेरे पास पैसा होगा अरे भाई लगने से क्या होता है? अरे भाई तू रुक ना और सुनिए, हमें सब मंजूर है। हाँ मंजूर है, हाँ। मेरे को पता ही था। तो उठाओ इस ईमानदार लाश को। तो इस तरह शव का जनाजा बनाने के लिए मित्र समान भाई बाके बिहारी निरुपैदी और बाकी के तीनों दावेदार सब यात्रा की तैयारी करने लगे। एक और समस्या ये हुई कि शववाहन नहीं मिला, कहीं और गया हुआ। अब एक दिन में न जाने कितने लोग मरे और शहर में मात्र 2 ही सरकारी वाहन, लिहाजा गैर सरकारी वाहन वालों ने जरूरत देख कर अपने दाम बढ़ा। आखिरकार ये तय हुआ कि मतलब 4 तो लोग हैं, शव को कंधों पर उठाकर ले जाना ही ठीक होगा। व्यर्थी उठाकर चल दिए। अब मनुष्यता के नाते कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी पीछे पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहकर चलने लगे। अच्छा, वो लोग कुछ देर तक पीछे चले, फिर कुछ गर्मी से हाथ होकर पीछे रह गए। इस बीच किसी का मोबाइल बज उठा तो किसी को कोई काम याद आ गया। इस तरह देख करके सभी लोग अब लेने के बाकी बिहारी और बाकी के तीनों दावेदार मन ही मन ये हिसाब लगाते हुए चल रहे थे कि कितना किसके हिस्से में आएगा। किसी ने ठीक ही कहा कि ईमानदार व्यक्ति की मौत पर कोई सच्चा रोने वाला नहीं। जो भी आते हैं व्यवहारिकता निभाने, दिखावा करने या फिर कुछ पाने के लालसा में आते हैं। चाचा, आपके सामान के पैसे तो बच गए। हाँ? क्या कहा? अरे जरा ये ईमानदार लाश को नीचे तो रखना। आराम से, आराम से। हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहा था कि आपके सामान के पैसे तो बच गए चाचा। हाँ? कहना क्या चाहते हो? यही कि आपके 20,000 में से शव वाहन के 3,000 बच गए, हाँ। तो उसका ब्याज भी खत्म होना चाहिए। हाँ सही बोल रहे ला। बहुत अच्छे। एक बात मैं भी बता दूं, ये अस्थि विसर्जन के लिए गंगा जी जाना पुत्र का काम है, और गंगा जी यहाँ से बहुत दूर है। वैसे भी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और बस और ट्रेन में जगह नहीं मिलती, और वेटिंग वाले रिजर्वेशन की सीट पर बड़े अधिकार से बैठते, और रिजर्वेशन वाले सोचते हैं कि बेकार ही पैसा खर्चा किया रिजर्वेशन करके, और वहाँ गंगा जी पहुंचो तो गंगा घाट के पंडे सस्ते में नहीं छोड़ते। अब ये सब काम तुम अपने से कर ला तो सब तुम्हारी बात मान ले। अरे अंकल, आप भी कहाँ उन पंडितों की बातों में पड़े हैं? गंगा जी नहीं तो किसी आसपास की नदी में अस्थियां बहा देंगे।
ऐसे मैं भी इन ढकोसलों को नहीं मानता। अरे सब के सब एक अब गंगा मैया खुद प्रदूषण से सही जूझ रही है, ऐसे में अस्थि विसर्जन से कहाँ व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी? सही बात है बेटा, इस पापी आदमी ने बहुतों का दिल दुखाया है, बहुतों का नुकसान करा है। इसे गंगा में बहाओ या गंगोत्री में, इसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। अरे भाई, लोगों की आहें और बद्दुआएं भी तो कुछ चीज होती है। अरे वैसे भी यहाँ आजू बाजू की नदी में पानी किधर है, सब सूखेली पड़े लिए। ए काका, मैं बोल दो, बगल में एक नाला है, कैसी बहुत अच्छे, सुन लिया, हिस्सा चाहिए। हाँ बेटे बनते, अबे शर्म नहीं आई है? इसलिए पैसे बचाने के बड़े अबे अपने बाप की अस्थियां बहाना नदी में। अबे इस शहर में नहीं तो अगल बगल के किसी और शहर की नदी में बहाना। ए काका, जास्ती बोलो ना को, हाँ? बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो? नहीं तो क्या, कोई एहसान नहीं कर लेला तुम? हाँ नहीं तो अगर तुम कुछ पैसा देंगा, स्पेशल ट्रेन का टिकट कटवा के देंगा तो अपन गंगा जी मस्ती पाएंगा, घूमना भी हो जाएगा अपना। बहुत अच्छे, तो तुम्हें घूमना है, वो भी मेरे पैसे पे। अबे तेरे को क्या मेरे पैसे पे घूमने की बड़ी है? बता रहा है वाह। ए चाचा, इधर ये तेरा मेरा तेरा क्या लगा रखा है? हाँ? और वैसे भी जो माल है सब इस लावारिस का है, और आप जो पैसे खर्च कर रहे हो वो ब्याज सहित वापस ले रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप पैसे पहले खर्च कर रहे हो। हाँ? हाँ? पता नहीं, थोड़ा भी नहीं। ईमानदार आदमी भरोसे लायक नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे डूब जाए। ए चाचा, अरे चिंता क्यों करते हैं? कुछ नहीं, तो मकान तो है ना। हाँ, मकान बिकना इतना आसान होता है क्या? ए भाई, सरकारी लिखा पढ़ी में वारिस विरिस बनाना आसान नहीं होता, मालूम नहीं तेरे को? हाँ? और मकान तो फिर किसी एक के ना होगा। ओहो बेटा बेटा बेटा, एक बात पहले ही तय कर लो, मकान मेरे नाम होगा। पैसे जो मैं पहले लगा रहा हूँ ना, ऐसे कैसे अपना होगा? मकान मेरे नाम होगा। एक मिनट, मकान मेरे नाम होगा। ऐसे अरे कैसे? मकान मेरे नाम होगा। अरे मकान मेरे नाम होगा। क्या तुम लड़ते हो यार? मेरा तेरा वकील, दलाल और रजिस्ट्रार को पैसे देने की औकात है तुम तीनों की? मकान मेरे नाम होगा। ओ चाचा, ओ पैर तो कब्र में है और पैसों के पीछे मरे जा रहे हो, हैं? अरे शांति रहो, शांति रहो। अरे समझाओ इसे। ए चाचा, क्या कर रहा था ना कि मकान को ना आप ही अपने नाम लिखो। ए भाई, ए, क्या बोल रहा है? अरे शांति रखो, बात तो पूरी करने दो। लेकिन हमें अपना हिस्सा अपने पास। ये सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई, सही कह क्या रहा है। कहा? हमें अपना हिस्सा अपने पास बहुत अच्छे। पैसे जेब में पड़े हैं, देखो समझा कि पराये मकान के लालच में लाखों बात करते हैं। देखो चाचा, अब आपकी नियत में खोट नजर आ रहा है। अरे क्या आदमी है यार? चाचा दे दो ना, नौकरी से रिटायर हुए जब आप पैसा तो मिला ही होगा। बहुत अच्छे, तो मेरे जीवन भर की कमाई पर नजर है तुम तीनों की? हाँ है तो। मेरे पास एक आइडिया, वही बेटा होने के नाते अपन की जिम्मेदारी है कि अपन बाप की अस्थि को गंगा जी में बहाए, हाँ? और फिर क्या कहते हैं, क्रियाक्रम को संपत्ति के कार्यक्रम को संपन्न करवाना पड़ेगा ना भाई मेरे को। फिर इन सब कामों में इतनी बार नहाना, गंगा जी जाना, फिर टकराना पड़ेगा मेरे को। तो इसी में काका भी क्या बोल, इधर आओ तो। क्या? फिर ऐसे में भांजे और भतीजे का क्या लेना देना, आपस में ही 50-50 कर लेता ना, क्या बोल तू? सही है। अच्छा, माल अकेले नहीं खाया जाता। आज बच गए तो सारे
रमाशंकर पांडे जी का वकील हूँ। शव को उठाकर गाड़ी में डालो। उनकी वसीयत है मेरे पास। कैसी वसीयत? सुनना चाहोगे? जी जी। तो सुनो। मैं रमाशंकर पांडे जीवन भर ईमानदारी के साथ अनाथों की तरह अकेला जीवन जिया। मुझे अपनी ईमानदारी पर गर्व है। हो सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे से मकान को हड़प करने के लिए कुछ लालची कुत्ते मुझे चाचा, मामा, भाई और दोस्त बनकर यहाँ पर आ जाए। मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि ऐसे किसी भी दावे को पूर्णतया काल्पनिक माना जाए और ऐसा दावा करने वालों पर 400 BC का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। और हाँ, मेरे अंतिम संस्कार में धन खर्च करके किसी को धर्मात्मा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवित कर्म ही मेरी सदगति तय करेंगे। मेरे शव को पारसी धर्म के अनुसार चील, गिद्ध और कौवों के लिए रख दिया जाए ताकि मेरे मरने के बाद वो किसी का पेट भरने के काम आ सके। और हाँ, मेरे छोटे से मकान को बेचकर प्राप्त हुई राशि और मेरी जमा पूंजी को कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए दान कर दिया जाए। और इतना सब होने के बावजूद अगर कोई ना माने तो उन पर 400 BC का मुकदमा चलाया जाए और उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो भाई लोगों, जेल जाओगे तुम लोग? नहीं 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 नहीं। सारी मेहनत बेकार गई। सारे सपने टूट गए भाई। साला क्या गिरला आदमी था रे। लोगों को तकलीफें देता रहा और मरने के बाद अपन लोगों को कंगाल कर गया रे। अरे ये ईमानदार आदमी किसी के भरोसे लायक नहीं होते। इनसे जीते जी छोड़ो, इनसे मरने के बाद भी कोई नाता नहीं रखना चाहिए। ये समाज पर कलंक होते हैं। ये तो अच्छा हुआ भाइयों कि हमने इनका अग्नि संस्कार नहीं किया, वरना 400 BC के चक्कर में जेल की चक्की पीस रहे होते। देखा आपने जिस आजादी को हमारे देश के महान सपूत सैकड़ों साल की गुलामी के जुल्मों सितम सहने के बाद न जाने कितनी कुर्बानियां देकर अपनी जान पर खेल कर हासिल कर पाए थे, उसे हमने कितनी जिम्मेदारी से संभाला। एक नौजात अबोध बच्चे की तरह, एक कच्ची मिट्टी की तरह उन्होंने एक आजाद देश हमारे हाथों में थमाया था। लेकिन क्या हम उस बच्चे की परवरिश जिम्मेदारी से कर पाए? बिल्कुल। हमने आज उसे क्या बना दिया है? आखिर कैसे देश और कैसे समाज का निर्माण किया हमने जिसमें भ्रष्टाचार आज व्यवहार बन गया, जिसमें एक ईमानदार व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। उसके जीते जी जो लोग इसे समाज से बहिष्कृत कर देते हैं, मरने के बाद वही उन जैसे कई उसकी लाश पर अपनी लालच की रोटियां सेकने से बाज नहीं आते। यहां तक कि उसकी जमीन, जायदाद और जमा पूंजी तक खतियाने में लग जाते हैं। क्या ऐसे ही भारत की कल्पना हमारे शहीदों ने, वीर सपूतों ने की? नहीं साहब, नहीं। ये ऐसा भारत तो नहीं चाहता। उन्होंने चाहा था एक उज्जवल भारत, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाला भारत, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने वाला भारत, सबका साथ, सबका विकास करने वाला भारत, एक बेहतर से बेहतर समाज का निर्माण करने वाला भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत। और अभी भी देर नहीं, देर केवल और केवल ये बस शुरुआत करने की है कि दूसरों की तरफ इधर उधर मत देखिए, खुद से शुरुआत कीजिए। तब केवल हम नहीं, पूरा का पूरा विश्व कहेगा जय भारत। क्या आप नहीं कहेंगे जय भारत? कहिए, कहिए मेरे साथ, जय भारत, जय